फिर दुनिया का कोई देश आया क्यों नहीं फिर भारत के पक्ष में? अगर हम आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी तो फिर हम दुनिया का कोई भी देश फिर भारत के साथ में पक्ष में क्यों नहीं आया? अब ये क्यों नहीं खड़ा हो रहा? अभी क्यों नरेंद्र मोदी विदेश में विजिट नहीं कर रहा? क्यों उसको डेलीगेट भेजना पड़ रहा है? क्यों उसको वहां अपने एमपीज भेजने पड़ रहे हैं? और वो एमपीज भी कुछ समझा नहीं पा रहे। कोई वीडियो आपने देखी किसी एमपी की वहां बताते हुए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया? या किसी आर्मी के अधिकारी ने ऑफिशियली ये कहा है कि हम लोग युद्ध इस तरह से कर रहे हैं? जब आर्मी का चीफ या आर्मी के प्रवक्ता आकर के मीडिया में ये बता रहे हैं कि भाई हमने कोई प्रोवोकिव एक्शन नहीं लिया है, हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम यहां पर अटैक करने वाले हैं, हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। आर्मी तो का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है, और जो बीजेपी का स्टेटमेंट है वो कुछ हो रही है, और प्रधानमंत्री की वीडियोज कुछ और कह रही है, और मीडिया कुछ और कह रहा है। तो तस्वीरें सारी की सारी तस्वीरें अलग अलग तस्वीर बयां कर रही है, तो एक तस्वीर उसमें मेरे वाली हो गई तो उसमें क्या पाप हो गया भाई? आपने अभी बात कही कि देश कोई भी साथ क्यों नहीं खड़ा, हाँ, तो आप इसको किस उससे देखते हो कि जरूरी है कि हर एक देश को घोषणा करेगी मैं तो भारत के चाइना साथ हूं, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, उसने घोषणा करी ना, बताया ना उसने। आधिकारिक कैसे? ऑफिशियल स्टेटमेंट है चाइना की कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और अमेरिका ने बोला नहीं है कि भाई पाकिस्तान एक अच्छा मित्र है हमारा। उसने, ट्रंप ने भारत के बारे में तो नहीं बोला। अपने वाला तो नरेंद्र मोदी तो ये बोलता है कि ट्रंप जो है वो हम इतने प्यारे मित्र हैं कि तू तड़ाक से बात करते हैं, बिल्कुल ये है, ठीक है। और वो तू तड़ाक वाला इसी को धड़क धमका गया। कहाँ धमकाया? देखो आप स्टेटमेंट देखो ना, आप पहले अमेरिका का स्टेटमेंट आता है कि युद्ध विराम की घोषणा हुई है, भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बाद में बात करते हैं अपनी। ट्विटर पे जाके चेक करो ना आप कि आपके देश का जो जो चल रहा है पूरा सिनेरियो, उसमें जब हम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उस अटैक को रोकने की घोषणा अमेरिका कर रहा है, इससे शर्मनाक किसी देश के लिए क्या हो सकता है? आप बताओ। ये जो डेलीगेट्स जा रहे हैं हमारे दूसरे देशों में जाके समझाने की कोशिश कर रहे हैं या बता रहे हैं, अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो इसको भी वो कहते हो? क्यों ना कहें, बताओ आप। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, जन कल्याण विभाग, सूचना प्रसारण विभाग करके इनका कोई जनसंपर्क विभाग, डीपीआरओ होता है इनके पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट की गवर्नमेंट के पास भी है। हर एक गवर्नमेंट को हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता है हर साल बजट के अंदर अपनी अच्छी अच्छी बातों को गाने का, प्रचार करने का, बसों के पीछे स्टिकर लगाने का, बैनर लगाने का, पोस्टर लगाने का, होर्डिंग लगाने का, टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देने का, अखबार में बड़े बड़े पन्नों के ऊपर पूरा का पूरा पन्ना खरीदने का। वो इतने सैकड़ों करोड़ रुपए के बाद भी, इतने प्रचार तंत्र के बाद भी, पूरे देश के अंदर इतनी, उसके बावजूद भी वो इसको पॉलिटिसाइज करने पे लगे हुए हैं, और कोई आदमी इसका दूसरा पहलू नहीं बता रहा है। सामने से, जहां से, जिस एंगल से आप मुझे देख रहे हो, अगर इधर कोई आदमी बैठा होगा तो उसको मैं वैसा ही नजर थोड़ी ना आऊंगा जैसा आपको दिखाई दे रहा हूं, और जो पीछे बैठा होगा उसको कुछ और नजर आऊंगा। तो ये एक देवेंद्र भी अलग एंगल से बैठे आदमी को जब अलग दिखाई दे रहा है, और जब कोई पूछे कि देवेंद्र कौन है, तो किसको बोलोगे आप देवेंद्र? इस शरीर को देवेंद्र बोलोगे? इस थोबड़े को देवेंद्र बोलोगे? इस शरीर को किसको बोलोगे आप देवेंद्र? इसके अंदर जो है वो निकल जाएगा तो उस दिन आप इसको बॉडी बोलने लग जाओगे। बॉडी को उठाओ भाई, जल्दी से संस्कार करने लग जाओगे। तो जो चीज होती है और जो चीज दिखती है वो दोनों अलग अलग नहीं हो सकती क्या? और सरकारों को तो जब इस पे इतना हजारों करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान मिलता है तो उसकी आलोचना कौन करेगा? विपक्ष तो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको तो अपनी राजनीति करनी है। वो तो अपनी राजनीतिक स्टेटमेंट देगा। तो अगर हम कुछ अलग एंगल बताने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या इस देश के अंदर किसी डिसेंट आवाज को या किसी एक आवाज को या आपसे अलग कोई आवाज है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्या? सब आमतौर पे देखा गया, मान लो आपके घर में कोई लड़ाई हुई है तो आपके घर में जब आप लोगों से आपकी, मान लो आपके भाई बहन है उनसे आपकी नहीं बनती, लेकिन आपकी पड़ोसी से जब लड़ाई होती है तो आपका पूरा परिवार एकजुट होकर साथ देता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही लड़ाई होगी तो की बात है। हिंदुस्तान में हुआ, ये लड़ाई हिंदुस्तान में हुआ, मैं यहाँ देश का नागरिक जो मेरे गांव में बैठा हुआ हूं, मेरा गांव बर्बाद होने लग रहा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है। जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई है, लड़ाई लड़ने का काम पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई लड़ेगा वो हमारा सैनिक करेगा। हमने सैनिक भेजे हुए हैं ना अपने गांव से। आपके गांव से भी गए होंगे सैनिक, मेरे गांव से भी गए हुए हैं। हम सब के लोगों के, हम सब के बच्चे जो है ना वो आर्मी के अंदर काम करते हैं। मेरे पिताजी भी आर्म्ड फोर्सेज में थे,
मेरे चाचा जी भी आर्म्ड फोर्सेज में थे, हम लोग खेती भी करते हैं और आर्म्ड फोर्सेज में काम भी करते हैं, तो वो भेजे हुए हैं लड़ने के लिए, या उसको राजनीतिकरण कैसे कर सकता है कोई भी आदमी? आपने एयर स्ट्राइक करी, आपने नहीं बताया कि हमारे 6 प्लेन गिरा दिए पाकिस्तान ने, आपने नहीं बताया कि जो जिसको आप रफेल 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 कूद रहे थे, रफेल तो उन्होंने गिरा दिए आपके। और पिछली बार जब वो एक हमारा अभिनंदन उन्होंने उनके वहां के गिरा था, जाकर के पाकिस्तान में जाके गिर गया था अपना पायलट, वो क्या हुआ था आपको नहीं पता है क्या? हमारे ही रडार में, हमारी ही एयर टू एयर मिसाइल ने अपने ही विग विमान को मार दिया था, और एयरफोर्स छुपाया, एयरफोर्स ने उसको। तो आपसे अगर कोई चीज छुपा रही है सरकार, और आप लोगों को पता है ये युद्ध की घोषणा होगी, ये युद्ध होगा, अभी कहां हुआ है, अगस्त सितंबर में दोबारा से होगा भाई। ये जो भेजे हैं ना, ये इसके लिए ये भूमिका बना रहे हैं, पूरी दुनिया को युद्ध के आगोश में, उसकी आग में डाला जाएगा स्क्रिप्ट के हिसाब से। अपने देश में भी दंगे कराए जाएंगे, कंट्रोल्ड दंगे, ये मैं पहले से बोल रहा हूं। आज जो बीमारी का नाटक चल रहा है, ये बीमारी का नाटक होगा, ये बात 2022 में बोलने लगे थे, जिस टाइम पे जेल में गए थे, तब से लेके अब तक बोल ही रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं। ये 2025 मार्च को यहां बिल गेट्स यहां था 25 मार्च को, और 2021 और 22 में हम जब किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, तब आपको ये बता रहे थे कि 25 तक तो कोरोना का ड्रामा चलेगा, और 25 के बाद एक नए वायरस के ऊपर थोपेंगे ये लोग कि एक नया आ गया है वेरिएंट कोई, और उस नए वेरिएंट के ऊपर थोप करके, और फिर दोबारा से जो ये आपको लगे थे इंजेक्शन, जो और दूसरी चीजें लगी थी, और दूसरी चीजों के जो साइड इफेक्ट्स आपके ऊपर होने वाले हैं, अब जो तादाद में संख्या में लोग मरने वाले हैं, उसका ठीकरा किसी न किसी वायरस के ऊपर फोड़ेंगे, और जो आपकी अर्थव्यवस्था बर्बाद की हुई है, इसका ठीकरा वो युद्ध के ऊपर फोड़ेंगे, और जो आपके समाज का ताना बाना को कंट्रोल करना है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, उसका ठीकरा ये गृह युद्ध के बहाने से करेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं, ये होगा तो तब आप देख लेना दोबारा से। आप तो सरेआम यूं कहते हो डॉक्टर साहब कि मोदी और शाह की साजिश है ये। हाँ, तो आपको कहाँ से डाटा आया, क्या पता लगा आपको, कैसे कैसे आप बता दो जो नहीं हो रहा है तो। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपकी रिसर्च और आपकी जानकारी क्या कहती है, कोरोना जा चुका है कि है अभी? जो सरकार आंकड़े पेश करती है वो अभी दोबारा दिखा रहे हैं उस चीज को। तो बीच में चला गया था, लगता है आपको? सारी दुनिया को, सारे देश को ये लगता है ना चला गया था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2019 में जब कोरोना की घोषणा हुई थी, तब से लेके आज तक डॉक्यूमेंट में इमरजेंसी लगी हुई है, मेडिकल इमरजेंसी। इस टाइम पर भी देश में मेडिकल इमरजेंसी लागू है कागजों में। तो जब आज से 50 साल बाद आपके बच्चे सरकारी दस्तावेज उठा करके देखेंगे, मीडिया के कागज देखेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री के कागज देखेंगे, तो वो ये बताएंगे कि हमारे बाप दादाओं के टाइम पे 2019 से लेकर के 2030 तक 11 साल एक बीमारी रही थी। तो ये आंकड़ा उनको गलत दिया जाएगा कि सही दिया जाएगा, आप बताओ? गलत दिया जाएगा। और आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ना दिया हो तो बताओ ये आंकड़ा किसने दिया? ये आंकड़ा वही तो चलती, उन्हीं की तो चलती है ना। बीजेपी में किसी और की औकात है कुछ भी बोलने की? हम यहाँ युद्ध की बात कर रहे हैं, आप तो युद्ध मैं भी की युद्ध की बात कर रहा हूं भाई। जब ये झूठ बोल रहे हैं तो वहां झूठ नहीं बोल सकते क्या? ट्रंप से भी बड़ा झूठा है, ये तो डिक्लेयर हो गया ना पूरी दुनिया में। ट्रंप के 6000 झूठ पकड़े गए थे एक साल के अंदर, एक टर्म के अंदर, और अमेरिका ने अपने मेन फ्रंट पेज पे छापा था कि ट्रंप इतना बड़ा झूठा है, और साथ में यह भी छापा था कि भारत के पास भी इससे झूठा आदमी है, ट्रंप से भी झूठा आदमी हमारे पास है। तो इस टाइम तो पूरी दुनिया में अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वो एक आदमी वहां बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है। तो जिसकी कुर्सी जो है वो लाशों के ढेर पे रखी हो, और जिसकी सारी जिंदगी झूठ में बीती हो, जो बरगलाने में माहिर हो, जो सारा ही तंत्र झूठ बात हो, वो आपको सच कैसे बताएंगे भाई? मुझे तो ये समझ से बाहर है। कॉमन सेंस बिल्कुल खत्म हो गई है क्या? कॉमन सेंस वाली आपकी बात समझ में आती है, लेकिन ये प्रिडिक्शन आप जो कर रहे हैं अगस्त सितंबर में दोबारा युद्ध होगा, दोबारा एक बड़ी लड़ाई होगी, ये प्रिडिक्शन कहाँ से आ रही है? प्रिडिक्शन क्या क्यों आ रही है भाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जाकर के उसकी वेबसाइट देखो, साउथ एशिया की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जाकर के देखो, वो बता रही है आपको कि हम 2030 तक एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जिसमें आपका किसी भी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, और उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और एक आदमी आदमी नहीं रह जाएगा, वो केवल डिजिट हो जाएगा, डिजिट के अलावा उसकी कोई पहचान नहीं होगी। ये ऑलरेडी बता रहे हैं वो लोग, और इसके लिए हमको जो भी रास्ता अपनाना पड़े हम अपनाएंगे। और किसी भी सरकार को, किसी भी देश की अंदर बैठे किसी मंत्रालय में बैठे किसी आदमी को, या सरकारी तंत्र में बैठे आदमी को अनलिमिटेड पावर मिलती है केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में। यह संविधान देता है उनको पावर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस कौन सी होती हैं? भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी, युद्ध, गृह युद्ध।
यही हालात में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है। यानी अगर आपको आपके ऊपर किसी भी सरकार को दमनकारी नीतियों का अगर कोई अपना प्रभाव दिखाना है या उनका यूज करना है, तो उसके लिए इनमें से कोई हालात होगा तो आपके नागरिक अधिकारों को वो सस्पेंड कर देंगे कुछ दिनों के लिए, आपके जीने के अधिकार को भी सस्पेंड कर देंगे। क्योंकि तब उन्होंने ये कहा था, ठीक है आप कैरियर नहीं हो सकते, ठीक है आप बीमार नहीं हो सकते, लेकिन आप दूसरों में फैला सकते हैं, इसलिए आपको हमारी बात मान करके वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। मतलब वो आपको अपने किसी अधिकार का हवाला दे करके जबरदस्ती आपके साथ कर सकते हैं, ये उन्होंने ऐसा मान लिया है। और मैं उसी आजादी की बात कर रहा हूं, जिस आजादी जो हमारा इंसान होने के नाते हमारा एक धर्म है या हमारा एक अधिकार है। बेसिकली मुझे जो सांस आता है ना, वो खाने से मिली ऊर्जा से आता है, और खाने से जो ऊर्जा मिलती है वो जमीन से मिलती है। जमीन से, आकाश से, धरती से, सूरज से, पानी से, इनसे मिलती है। ये सरकार का नहीं होता है। तो जब वो हमारे शरीर में चलने वाला प्रत्येक कोशिका, अगर वहां एक एक अंग जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा से चलता है, तो कोई भी आदमी मुझे अपने हिसाब से कैसे चला सकता है? और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करिए कि हम इसको चलाएंगे। अब उसके लिए उन लोगों का एक ही हथियार है, टोटल कंट्रोल। टोटल कंट्रोल करने के लिए वो पानी पर भी कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर आपको नहीं पता हो तो पिछला जो कॉल स्क्वाब है जिसने इस्तीफा दे दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, उसने दावोस वाली मीटिंग में नरेंद्र मोदी को धमकाया था, डांटा था, बकायदा छपा था अखबारों के अंदर, वहां अमेरिका की, स्विट्जरलैंड की अखबारों में छपा था कि क्लास स्क्वाब ने नरेंद्र मोदी को धमकाया कि तुम लोग पानी की राशनिंग क्यों नहीं कर रहे हो। पानी की राशनिंग यानी जैसे आपको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, ऐसे ही आपको लिमिटेड पानी दिया जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस दिल्ली के अंदर केजरीवाल पहले ही कर चुका है कि 600 लीटर पानी में काम चल जाता है इनका। वो मतलब जो बिजली का नाटक कर रहा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, आपको कोई भी सुविधा दे रही है सरकार, वो आपको दिखा तो ये रही है कि वो आपकी चिंता करती है, लेकिन उसको बिना आधार कार्ड के साथ जोड़े नहीं दे रही है। आधार कार्ड के साथ जोड़ना यानी आपको एक डिजिट में तब्दील करना, इट्स ऑल प्लान ऑफ द स्क्रिप्ट। पानी की राशनिंग करना, खाने की राशनिंग करना, जमीन की राशनिंग करना, हर आदमी को लोन में डुबाना, हर आदमी को कर्जदार बना करके कंट्रोल करना, उसका आना जाना कंट्रोल करना। बीमारी के नाम पर आपका डिस्ट्रिक्ट बदलोगे तो लिखवा के जाओगे, फार्म भर के जाओगे, तो कहीं भी जाना है तो फार्म भर के जाओगे। कोरोना का सच अब तो आपके सामने आ गया ना। तो कोरोना के नाम पर जो आपसे मूवमेंट कंट्रोल की गई थी आपकी, इसका मतलब दैट वाज अ साजिश ना। तो जब वो साजिश का हिस्सा है तो ये आपके दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए है। साइकोलॉजी ये कहती है, यदि आप कोई काम 21 दिन तक लगातार कर लेते हो तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। आपको तो 5 साल से, इन्होंने 11 साल से आपको लाइनों में लगा रखा है, आपके कभी भी डाटा पूरा नहीं हुआ आपका आज तक। कभी कोई गलती, कभी कोई गलती, कभी कुछ अपडेट करने पे लगे पड़े हो, कभी कुछ। अभी किसान का कार्ड बन रहा है, फिर आभा कार्ड बन रहा है, फिर आयुष्मान कार्ड बन रहा है, फिर आधार कार्ड बन रहा है, फिर उसको अपडेट करा रहा है, फिर चेहरा अपडेट कराओ, रेटिना अपडेट कराओ, फिर टांग अपडेट कराओ, फिर मतलब ये इसी काम पे लगे रहेंगे क्या सारे देश का लोग? और आपको ये कह रहे हैं कि फार्म भरो, फार्म भरने के नाम पर आपको और ज्यादा मतलब आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, मतलब जो सरकार कह रही है आपको वो करना पड़ेगा। अभी सिविल डिफेंस के नाम पर उन्होंने भर्ती करी। जो जो युद्ध का नाटक चला पूरा का पूरा, उस युद्ध के नाटक में उन्होंने सिविल डिफेंस के नाम पर युवाओं को भर्ती करने का काम किया। यही काम अग्निवीर के नाम पर आर्मी में किया गया था। उस टाइम 2021 में भी चिल्ला चिल्ला के कहा था कि देश के नौजवानों को खड़ा हो जाना चाहिए। ये अग्निवीर और कुछ नहीं है, ये आरएसएस के गुंडे तैयार करने का एक प्रोपेगेंडा है, जिसको सेना में भर्ती होने वाला आदमी, जो जो सेना में भर्ती होने के लिए नौजवान रोज सवेरे रेस मारा करता, रेस मारना बंद कर चुका भाई साहब, नशे की गरत में जा चुका है वो नौजवान आज के टाइम पे। जाकर के पता करो, जो अड्डे पे सारा दिन सवेरे 4 बजे से लेकर के और रात को चले जाओ आप 6 बजे भी रेस मारते हुए बच्चे मिला करते। अब कोई बच्चा नहीं मिलता, किसी को उम्मीद नहीं कि अब सेना में हमारी भर्ती होगी। और ये बात उनको पता था, इसीलिए उन्होंने आरएसएस के उन कैंपों के अंदर स्पेशल बोला कि जितने आरएसएस के लोग हैं उन सबको अग्निवीर बना के भेजो, उनको बंदूक चलानी सिखाएंगे, उनको बंदूक का लाइसेंस मिलेगा। वहां से जब वो 4 साल के बाद छुट्टी लेकर के आ जाएंगे कि उनकी ट्रेनिंग तो करवाएंगे हमारे पैसे से, देश की जनता के पैसे से, और उसके बाद वो अडानी अंबानी के साइलोज की चौकीदारी करेंगे। नहीं तो जिस टाइम पे गृह युद्ध करवाएंगे उस टाइम पे आक्रोशित जनता को या फिर देश के अंदर जागृति फैलाने वाले मेरे जैसे लोगों को गोलियों से भूनने का काम ऐसे अग्निवीरों को दिया जाएगा बेसिकली, और जो सिविल डिफेंस के नाम पर खड़े किए थे। कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो? अगस्त सितंबर वाला वॉर वाला समझ नहीं आया, कौन सा डाटा है आपका, किस डाटे के आधार पर आप ये बात? आप आके देख लेना ना क्या माहौल क्या बन रहा है। आप देखो स्टेटमेंट्स देखो ना रोज, ये जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसको आपने देखा है ना।
यूक्रेन और रशिया का युद्ध कितने साल से चल रहा है? 3 साल से चल रहा है। जी 3 साल को युद्ध चलता है क्या? असल में वो युद्ध नहीं है। असल में ऑपरेशन सिंदूर कोई ऑपरेशन नहीं था। देखो, इसके ऑपरेशन सिंदूर के 3-4 पहलुओं को देखिए आप। सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू और राजनीतिक पहलू। यही तो पहलू होते हैं ना जब भी कोई राजनीति करता है। बंगाल में चुनाव है और बंगाल के चुनाव से पहले वहां एक ऑपरेशन एक एक खेल खेला, एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है सिंदूर खेला। उस त्योहार का ही नाम सिंदूर खेला है। तो सिंदूर खेला होना है वहां पर, सिंदूर को ब्रांड बनाना है। वरना एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी इतना वाहियात कैसे हो सकता है जो ये बोले देश की जनता को कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर चलता है, मतलब बहता है, खून नहीं बहता है। बोला है ना उसने? जी क्या उसने बोला कि मेरे से गलती हो गई? एक बार उसने अपने भाषण में ये बोला था, जब यहाँ पे वो उद्घाटन करने आया था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोला था। याद है आपको? नहीं याद है तो सर्च करना, आपको यूट्यूब पर सब वीडियोज मिल जाएंगी। बेटी बचाओ बेटी पटाओ, नरेंद्र मोदी ने बोला बेटी बचाओ बेटी पटाओ। और किसी की औकात नहीं किसी विपक्ष के अंदर बैठे नेता की कि प्रधानमंत्री माफी मांगे कि मेरी जबान से गलत निकल गया। अगर उसकी जबान से गलत निकला, अगर उसने टेलीप्रॉम्प्टर पे गलत पढ़ लिया, उसका फर्ज नहीं बनता देश की जनता को कि मेरे से गलत निकल गया मेरी जबान से? नौजवान बच्चे उसके उस भाषण का रेफरेंस लेकर के बोलते हैं कि हम तो प्रधानमंत्री की बताई हुई बात पे कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। तो ये सिंदूर खेला का जो खेल था, सिंदूर को जो ब्रांड बनाने का जो गेम था, ये बंगाल चुनाव को ध्यान में रख करके था। और ये बातें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि पुलवामा की डेट चेक करोगे तो वो इन्हीं दिनों की मिलेगी जब चुनाव से पहले की। जब बिहार रेजिमेंट के ऊपर अटैक हुआ था और 22 आदमी बिहार रेजिमेंट के मरे थे, वो अटैक की टाइमिंग देखोगे तो बिहार के चुनाव से पहले की मिलेंगी। ये ऑल पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट है। अगर इस इतना भी कॉमन सेंस हमारे अंदर नहीं है तो हम क्या करें भाई? और युद्ध होगा, 100% होगा, वर्ल्ड वॉर 3 के नाम पर होगा और आपको कंट्रोल करने के लिए होगा। इट इज नॉट बिकॉज कि ये सब हो रहा है क्योंकि आपकी इकोनॉमी को इन्होंने बट्ठा बिठा दिया है। इकोनॉमी का 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इस देश के ऊपर था 2014 से पहले, और अब 256 लाख करोड़ पे जा चुका है इस देश पिछले 11 सालों में कर्जे में। इस देश को कर्ज के अंदर, गर्त के अंदर डुबो दिया गया है। और आपकी सड़क, आपकी गली, आपका आपका मंदिर, आपकी चौपाल, आपका स्कूल, आपका अस्पताल, आपके गांव की शामलात की जमीन, सब की सब गिरवी रख दी है सरकार ने अमेरिका के बैंक को, वर्ल्ड बैंक के पास। आपको पता भी नहीं है इस बात का। आपको पता भी नहीं है कि आपकी जो लैंड पूलिंग के नाम पर, जो लैंड बैंक के नाम पर जो आपका कानून बनाया था, जिसमें आपने कोई क्लेम नहीं किया है, तो आपके परिवार जिनके खत्म हो गए, उनके घरों को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया, तो वो जमीन सरकार की हो चुकी है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि ये जमीन जहां पे आप बैठे हो, दिखने को ये गांव की जगह दिखाई देती है, पर सरकार अपने नाम रजिस्ट्री कर चुकी है इसकी, ड्रोन से जो मैप बनाया करते थे। तो जब आप बोलोगे नहीं, ये उन्माद, युद्ध उन्माद पैदा करने के लिए किया गया प्रोपेगेंडा था, ताकि आने वाले टाइम में युद्ध के लिए आप मेंटली तैयार हो जाओ। डॉक्टर साहब, ये जो जानकारियां जो हम बातें कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है सारा का सारा। तो आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम प्रिडिक्शन ना करें कि भाई युद्ध होगा नहीं होगा, सरकार ने क्या किया तो क्या बयान नहीं दे किया? देना सर। देखो, मैं एक अदना सा आदमी हूं मेरे भाई। मेरे कहने से कोई इस देश की सेना का मनोबल नहीं टूटता है। मैं राजनीतिक कमेंट कर रहा हूं राजनीति करने वाले लोगों के ऊपर। मैं उनको लानत भेज रहा हूं कि लानत है तुम पर कि सेना की एक्टिविटीज का तुम राजनीतिकरण कर रहे हो। ये बात गलत है क्या? मतलब मैं उनकी पॉलिटिकल जो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यार, एयर स्ट्राइक पहले नहीं हुए थे क्या कभी? एक एक साल में कम से कम 25-25 एयर स्ट्राइक हुआ करते थे। पहले भी छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती जो ये घटनाएं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उस एक्टिविटी को किसी सांसद की ड्यूटी लगा करके यात्रा निकालने तक राजनीतिकरण किया जाए। उसका ऑपरेशन का नाम दे करके एक आदमी जो शीर्ष कुर्सी पर बैठा है, वो कुछ भी बक रहा है उस नाम पर कि उस ब्रांड बनाना है हमको। डॉक्टर साहब, आपने कॉमन सेंस की बात की, आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करके इतने सारे इल्जाम लगा दिए, सारी चीज आपने बोल दी कि नहीं, ऐसा हो मैं सकता है, रिसर्च ऐसा हो बेसिस पे सकता है। बात कर रहा हूँ। कि आपने कभी कोई सैन्य से जुड़े लोगों से, कोई ऐसे अधिकारियों से जिनके पास ऑफिशियल डाटा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड, और वहां से जानने की कोशिश की राहुल भाई, कि सच में ये बात हो रही है मैं नहीं? ये बता रहा हूँ, मेरी जनता सरकार मोर्चा की टीम पूरे इंडिया में है, और वो ऑब्वियसली पंजाब में भी है, और वो बाघा बॉर्डर के नजदीक भी है, और वो अमृतसर से पीछे जहां पर बिल्कुल
तार जहां लगती है वहां भी है, फाजिल्का के आसपास के एरिया में भी। वहां के लोग अपनी छतों पर बैठकर मिसाइल गिरने का इंतजार करते हैं, रॉकेट गिरने का। क्यों? वो क्या कहते हैं कि इनका जो खेल चलता है ना आर्मी वालों का, उसमें क्या होता है, उस मिसाइल के अंदर इस्तेमाल होने वाला लोहा बहुत कीमती और बहुत बढ़िया है, कबाड़ी में वो 40-50 हजार रुपए का बिकता है। तो किसी के खेत में गिर जाए तो वो उसका हो जाता है, कहीं पे मेंढ पे गिर जाए तो आधा उसका और आधा उसका हो जाता है। तो उनकी लड़ाई होती है, पंचायत भी होती है कि ये किसका है, यहाँ तक होती है। वो लोग कह रहे हैं हम छतों पर बैठे हैं आराम से, कोई युद्ध जैसा कोई सीन नहीं है यहाँ पर भैया। और जो सिरसा में हुआ, सिरसा में मिसाइल गिरने का नाटक हुआ है ना, कैसे हुआ, कैसे गिरा? अंबाला में जो हुआ वो क्या था, किसी को पता है? जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली एक इंस्टीट्यूशन फिजिक्स वाला, ये वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अभी अभी जलंधर बेस्ड एक साइबर क्राइम की एक कंपनी, इन्वेस्टिगेटिव कंपनी ने, साइबर एक्स के नाम से एक कंपनी है, उसने उसको फिजिक्स वाला के जो ऑनर हैं दो, उनको मालिकों को मेल किया कि तुम्हारा डेटा लीक हो रहा है। डेटा क्या है? आपने फॉर्म भरवाए, ऑब्वियसली आर्मी में और एयरफोर्स में काम करने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं ऑनलाइन, उनकी क्लासेस लेते हैं, उसमें वो डाटा दिया हुआ है, आप क्या करते हो, आपके माँ बाप क्या करते हैं, कहाँ आप रहते हो, एड्रेस क्या है, और आपके पिताजी किस रैंक पर काम, व्यवसाय जब आप लिखते हो ना, तो बच्चा लिखेगा ना कि मेरा मेरा पिताजी लेफ्टिनेंट है, मेरे पिताजी एयर फोर्स में काम करते हैं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, अम्बाड़ा में मेरा एड्रेस है, आर्मी के इस कंपाउंड में मैं रहता हूँ। तो क्या अगर आपका डेटा लीक हो गया है, करोड़ों की संख्या में आपका डेटा लीक हो गया है, वो लीक्ड डेटा पाकिस्तान के पास भी है, वो लीक्ड डेटा ऐसी छोटी मोटी कंपनियों के पास भी है, और वो यहाँ मतलब क्योंकि उसका जो बेस है फिजिक्स वाला का वो नोएडा में है, नोएडा के डीसीपी के पास भी कंप्लेंट जा चुकी है, एसीपी के पास भी जा चुकी है कि इतना सेंसिटिव डाटा, क्योंकि बच्चे तो सॉफ्ट टारगेट है ना, उन बच्चों को टारगेट करके बताया जा सकता है कि बेटा तुमको इतना रुपया मिलेगा या तुम्हारी फीस हम स्पॉन्सर कर देंगे, तुमको अपने एयरबेस का जो है वीडियो बना के हमको भेजना है। हम लोग अगर वहां पर बना, एयरपोर्ट पे भी अगर वीडियो बना देते हैं ना चंडीगढ़ में, हमारे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि ये एयरफोर्स का स्टेशन है, एयरफोर्स का एरिया है, और वहां के बच्चों की वीडियोस को वो लोग अपलोड भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं और पूरा डेटा ले रहे हैं आपसे। इतना सेंसिटिव डाटा लीक हो गया, और केंद्र में बैठी सरकार और यूपी पुलिस और केंद्र की पुलिस और आर्मी की पुलिस और नेशनल डिफेंस और एनएसए और सीआईए, कोई सी कंपनी कुछ तो करे, लेकिन वो सेटलमेंट करने पे लगी हुई है आज भी। ये मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बकायदा आज ही मेरी बात हुई थी उसके डायरेक्टर से। आपको नहीं लगता आपकी ये बातें जो हैं वो पड़ोसी मुल्क का नैरेटिव सेट करने में मदद करती हैं? कैसे? कि उनको आप यहाँ से और आंकड़े इस टाइप के मिल जाते हैं जो आप बोलते हो? अच्छा, आपको लगता है कि उनको पता नहीं है? वो इतने एक्सपर्ट है मेरे भाई, आप जहाँ बैठे हो ना, आपके मोबाइल की हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करके उनके पास एल्गोरिदम में जाता है। आपका आईओएस, आपका एंड्रॉयड फ़ोन, वो कोई भी आप नहीं चलाते हो, वो जब चाहे कंट्रोल कर लेंगे वहाँ से, जब चाहे आपकी स्क्रीन जैम हो जाएगी, और आपका वीडियो कैमरा आपके फ़ोन का वो लाइव में देख सकते हैं इस टाइम आपका मोबाइल कहाँ पड़ा हुआ है और कौन बात कर रहा है आसपास, वो सारा माइक्रोफोन 24 घंटे सुनता है। पाकिस्तान के पास ये क्षमता है, हमारे पास ये नहीं है। सबके पास है ये उनके पास नहीं है, देश की किसी सरकार के पास नहीं है। ये एनआईए ने, ये इनकी सेटिंग है। देखो, आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग है, या उनकी अपनी कोई अपनी कोई अपने हिसाब से अपना कोई दिमाग है? आपको लग रहा है ऐसा जी। भारत सरकार का कि वो अपनी मर्जी से कर रही है? आप सोचिए, एंड्रॉयड आपका है, भारत का है, एप्पल भारत का है, माइक्रोसॉफ्ट भारत का है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भारत का है। इसका मतलब जितना डेटा ऑनलाइन जा रहा है सारा अमेरिका के पास जा रहा है, जिसका वो एंड्रॉयड है या जिसका एप्पल है या जिसकी विंडो है उसी के पास जा रहा है। इसका मतलब आप सारा डेटा उनको दे रहे हो, फिर आप क्यों कह रहे हो कि मैं डेटा दे रहा हूँ? जो आपने ऑनलाइन चढ़ा दिया वो सारा अमेरिका के पास है, अमेरिका जिसको चाहे उसको दे दे, जिसको चाहे उसको बेच दे, बिल गेट्स। नहीं, मेरे नैरेटिव सेट करने से क्या होता है भाई? प्रैक्टिकल देखो ना, आपके पास तो अपने सर्वर भी नहीं है, अपने देश के पास तो अपने सर्वर भी नहीं है, तो जब आपके पास अपना कुछ है ही नहीं है, काहे को सारा डेटा ऑनलाइन दे रहे हो आप? क्योंकि आप ऑलरेडी अपना जमीर बेच चुके हो अमेरिका के हाथों, इजराइल के हाथों। आपकी कोई टेक्नोलॉजी है? ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया की है? नहीं है। ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया की है? नहीं है। पेस्टिसाइड टेक्नोलॉजी इंडिया की है? नहीं है। खेत ट्यूबवेल की टेक्नोलॉजी इंडिया की है? नहीं है। घड़ी की टेक्नोलॉजी इंडिया की है? नहीं है।
मोबाइल, ट्रैक्टर, घड़ी, नलका, हैंडपंप, पानी, कोई टेक्नोलॉजी इंडिया की है जिसको उन्होंने पेटेंट कराया हो? नहीं। हमारी तो जड़ी बूटियों तक को अमेरिका पेटेंट कराया बैठा है, बताओ। हल्दी को भी पेटेंट वो कराया बैठा है जहां होती भी नहीं, और आप चुपचाप बैठे हैं। आपको इतना ख्याल ही नहीं है कि आपके देश की सारी चीजों को वो पेटेंट कराए बैठे हैं। हमें तो बार बार दिखाया जाता है कि हमारा दोस्त है अमेरिका, मोदी जी मिल के आ रहे हैं, ट्रम्प के साथ बातचीत कर रहे हैं, हाउडी मोदी जैसे अगर मैं प्रोग्राम हो आपसे रहे हैं। पूछूं, देखो देश के नागरिक होने के नाते, जी अगर मैं आपसे पूछूं, अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, अगर बात करते हो आप ट्रंप की तो वो एक आदमी है, अगर आप बात करते हो मोदी की तो वो एक आदमी है, लेकिन यदि आप बात करोगे भारत की, वो क्या है? देश है। क्या, किसको देश कहेंगे? आम लोगों को, आम लोगों से लोग मिलके- देश हैं। जी, आप चाहते हो फिर युद्ध हो? नहीं पाकिस्तान चाहता होगा फिर युद्ध हो? आवाम नहीं चाहती युद्ध हो, तो पाकिस्तान कैसे युद्ध करेगा? आप आतंकवादी हो, नहीं पाकिस्तान आतंकवादी है? हो सकता है। हो सकता है। आपको कंफर्मेशन नहीं है ना, फिर ये नैरेटिव कैसे चलाते हैं कि पाकिस्तान ये चाहता है? वो कौन है पाकिस्तान में जो चाहता है ऐसा? अमेरिका दोस्त है। कौन है दोस्त? अमेरिका क्या है? आपको मालूम है अमेरिका के अंदर आज अमेरिका का 98% आदमी मारे जा चुका है। पता है आपको? नहीं पता ना? यूरोप ने सारा यूरोप भर दिया, सारा एशिया ले जाके भर दिया वहां पे अमेरिका में, और जो अमेरिका का नेटिव आदमी था वो सारा का सारा कत्लेआम करके मार दिया। मात्र 2% लोग बचे अमेरिका में जो अमेरिका के हैं, रेड इंडियंस, जिनको रेड इंडियंस बोला जाता है, और भारत के अंदर ऐसे 8% बचे हैं। आप और मैं जो दस्तावेज बना के बैठे हैं, हमको बना दिया इन्होंने शरणार्थी। हम लोग इस टाइम पे शरणार्थी हैं। आपने एक भाई आपके ऊपर धूप आ रहा है, कोई यार दे काला हो गया, पेस काला बताइए, उसको सेट कर दे उसकी। ऐसे सेट ना होगा, वहाँ जो सीन है वो है ठीक है, उसमें इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके कर ले अगर होता है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 6 हमारे जो है एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने गिरा दिए थे, तो ये जानकारी भी तो आपको सोशल मीडिया के आधार पर मिली होगी। सोशल मीडिया के आधार पर इस बात को सही और गलत ठहराना क्या सही है? तो मेरा कॉमन सेंस मेरे को जिधर अलाउ करेगा उधर मैं बोलूंगा, आपका जिधर करे आप बोलो। मैं आपको कब बोलने से तो मना कर आपका रहा हूँ? कॉमन सेंस आपको देश के खिलाफ बोलने पर अलाउड करता है? इसमें देश के खिलाफ कौन है? मैं तो देश की जनता के फेवर की बात कर रहा हूँ कि आप देश का प्रधानमंत्री जिसकी जवाबदेही देश को सच बताने की है, वो झूठ बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। आपने ये जानकारी दी ना, अपने देश के खिलाफ ही जानकारी है। अरे ये तो एयर चीफ मार्शल बोल रहा है ना भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। 6 हमारे गिरा दिए। हाँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जिस तरह की आप बात करते हो वो एक नॉर्मल कॉमन आलोचना से ज्यादा आपको व्यक्तित्व हमला नहीं लगता कि आप बार बार तो व्यक्ति तो जिस मोदी, आदमी को शाह और तो जिस इनको ले आदमी को आते हो। हजारों करोड़ रुपए के प्लेन दे रखे हैं, सैकड़ों एकड़ की जमीन दे रखी है, सारे निर्णय लेने की ताकत ले रखी है, उसकी जवाबदेही नहीं बनती हमारे प्रति? उससे सवाल पूछना या उसकी आलोचना करना गलत है क्या? आपके ऊपर तो मैंने कोई आलोचना नहीं करी, आपको तो व्यक्तिगत अटैक नहीं किया मैंने, यहां बैठे किसी आदमी को तो नहीं किया मैंने, या कहीं पे बैठे किसी को नहीं किया। और जिसको जिम्मेदारी दे रखी है, जिसका काम है देश के लिए करना, इसी के लिए तो उसको ऐशो आराम दिया जाता है ना। इसलिए तो अनलिमिटेड पावर दी गई ना, हर चीज का एक्सेस दे दिया। किसी भी साइंटिस्ट से जब मर्जी मिलो, किसी भी सेना अध्यक्ष से जब मर्जी मिलो, जितना मर्जी पैसा विड्रॉल करके खर्चा करो, जिस मर्जी देश में घूमो। अमेरिका ने बैन कर रखा था नरेंद्र मोदी को, पासपोर्ट बैन था इसका, कहीं भी जाना अलाउड नहीं था इसका। पता होगा इस बात का तो आपको। आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है अमेरिका, आईएसआईएस, पता है ना? ये सीआईए, मालूम है ना? भारत को महिलाओं के लिए असुरक्षित देश घोषित कर चुका है अमेरिका, ठीक है। और इस आदमी को अलाउड नहीं था अमेरिका की विजिट करना, क्योंकि ये दंगाई था। ये वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद अब अमेरिका उसको वहां आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि नाउ ही इज ऑन द ऑफिशियल पोजीशन। अब उसको एक्सेस मिला ना उस चीज का जी। तो जब वो इतनी चीजें मतलब एक्सेस कर पा रहा है और इतनी मौज कर रहा है, तो क्या हम उससे सवाल भी ना पूछे, क्या हम उसकी आलोचना भी ना करें? इतना हक तो बनता ही होगा यार, एक देश की जनता होने के नाते हमारा। आपकी सारी बात जो आप बोल रहे हो कि कॉमन सेंस के हिसाब से हमें ये समझ में आते, ये समझ में आते, युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। आपकी बात हम एक मायने में स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी बात सारी वो है। सोल्यूशन क्या है, कैसे रोक सकते हैं?
देखो, मैंने अपने गांव के लिए काम शुरू किया। अभी हम फफड़ाना गांव में बैठे हैं। जी। मैंने अपने गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की कि आप मुझे ये बताइए, आपकी जो जिंदगी है वो बेहतर हुई है या खराब हुई है। 2 मीटिंग्स मैं बड़ी बड़ी कर चुका हूं इसी स्थल पे, फड़गू, दादा फड़गू की इस पवित्र भूमि पे, और तीसरी मीटिंग अभी 8 तारीख को है, कल है यानी कि। हमने गांव के लोगों से पूछा कि आपका भाईचारा बढ़ा है या घटा है। बोले घटा है। बीमारी बढ़ी है कि कम हुई है। बोले ज्यादा हुई है। कर्जा बढ़ा है कि कम हुआ है। बोले बढ़ा है। अपराध बढ़ा है कि घटा है। अपराध बढ़ा है। नशा बढ़ा है कि घटा है कि बढ़ा है। तो आपके शरीरों में दर्द भी बढ़ा है। जब गांव की पूरी व्यवस्था टूट करके तंत्र के हाथ में जा चुकी है और तंत्र बिकाऊ हो चुका है अमेरिका के, तो मेरा गांव भी गुलाम हो गया एक तरह से। जब मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चे को पैदा नहीं कर सकता, मतलब दाई अगर किसी बच्चे को प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से जन्म देने की प्रक्रिया में अगर प्रजनन, उस जनन में हेल्प कर दे, तो उसके ऊपर एफआईआर करवा देती है आशा वर्कर, क्योंकि उसका कमीशन है अगर वो बच्चा वहां जाएगा तो, अस्पताल में जाएगा तो। और अस्पताल का डाटा ये कहता है कि 80% से ज़्यादा बच्चों का जो डिलीवरी होती है वो सिजेरियन जो होती है, उसमें से 80% ज़्यादा फर्जी होते हैं, वो खाली कमीशन के लिए होते हैं। फिर आप पता करने जाओ तो सारे डॉक्टर्स जो हैं वो, सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कमीशन खोर बन के बैठे हुए हैं। अकेले डोलो 650 जो कि कोरोना के टाइम पर वैक्सीन के बाद दी गई दवाई थी, अकेली उस दवाई के ऊपर ये था कि पिछले 6 महीने में 10,500 करोड़ रुपए का सिर्फ उन्होंने गिफ्ट दिया था। मतलब 10,500 करोड़ रुपया अगर डॉक्टरों को गिफ्ट दे दिया गया है, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा स्कैम होगा वो देश की जनता के साथ में। जिस दवाई पे 1 रुपया भी टोटल खर्च नहीं होता, उस दवाई को 50-50 रुपए में बेचा जाता है। मैंने इसका सलूशन निकालने की कोशिश की है कि गांव की वो कौन सी व्यवस्था थी जिसकी बदौलत हम लोग खुशी खुशी भी रहते थे और गांव के सबसे गरीब आदमी के पास सोना और चांदी भी होता था। आज तो आपके पास 50 एकड़ जमीन है तो भी आपकी सारी जमीन गिरवी पड़ी हुई है और आपकी घर की औरतों के गहने जो हैं वो फाइनेंस कंपनी के पास जमा है। आज सब के सब कर्जे में है। सब के सब की बात कह रहा हूं मैं। अगर मेरे गांव में 1500 घर हैं तो मुझे पूरा कन्फर्मेशन है कि 1450 से ज्यादा घरों का सारी जमीन और मकान जो है वो गिरवी पड़ा है, जिसका लाल डोरा टूट गया है। तो जब हर आदमी कर्जे में है और आपकी सार्वजनिक जमीनों को सरकार अपने नाम कर चुकी है और आपके पास आधार कार्ड के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है और आपका बच्चा जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, उसको कहीं पर रोजगार का कोई अवसर नहीं मिल रहा है, तो आप आने वाले टाइम में लूटपाट या भिखारी होने के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको तो 1 मिनट में कह दिया जाता है यहां नौकरी नहीं है। आपको कह दिया कि मेरे गांव का आदमी जब यहां पर नौकरी ना मिले शहर में चला जाएगा। चलो चलेगा शहर में, कोई बात नहीं। शहर में जाने के बाद जब सारे के सारे शहर में चले जाएंगे तो शहर ही गांव बन जाएगा या गांव ही शहर बन जाएगा। इसको किसी मर्जी घूम के लो। गांव खाली होकर के शहर चला, शहर में कहां से आता है? इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को सिस्टमैटिक तरीके से बर्बाद करने के लिए खेल खेला। हमारे पुरखे ये कहते थे, आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर बोने के लिए जमीन है और पीने के लिए पानी है तो आपको किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जमीन बोने लायक छोड़ी नहीं है और जो सारी की सारी मानव जाति जो नदियों के किनारे बसा करती थी, पानी के आसपास बसा करती थी, इन्होंने जीटी रोड और हाईवेज के आसपास बसानी चालू कर दी। आपने देखा होगा। वो कह रहे हैं गांव उजाड़ करके आपको ग्लोबल विलेज के नाम पर यहां सोनीपत के अंदर उन कबूतर खानों में बिठाएंगे जिनको आप लोग फ्लैट कहते हो। अब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसमें आपके पास पैसा ना होते हुए भी घर में सोना चांदी था? आप बहुत अमीर नहीं कहलाते थे, आप कहते थे आप गरीब हैं, लेकिन आप सब के सब स्वस्थ रहते थे, कोई बीमार नहीं होता था। गांव में डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी। सारे के सारे जन्म जो हैं वो नेचुरल तरीके से होते थे। गांव में इतना भाईचारा था कि आप इलेक्शन के दिन अगर लठ बज भी रहे हैं तो शाम को इलेक्शन खत्म होते ही फिर से भाईचारा सारा इकट्ठा बैठ जाया करता था। ऐसा कौन सा तंत्र था कि आदमी के पास 2-2, 3-3 दिन का समय था शादी ब्याह में जाने के लिए भी और एक दूसरे से भाईचारे के लिए भी? ऐसी कौन सी चीज थी कि सब कुछ था आपके पास, जिसको धन कहते हैं? एक एक घर के अंदर 20-20 तो डंगर हुआ करते थे। अगर आज उनकी कीमत लगाओ तो 50 लाख रुपए बैठती है जाकर के, जितना अब नॉर्मल रहता था, हर किसी के गांव घर में रहता होता था।
जितना एक एमएलए के पास रहने के लिए जगह होती है ना शहर के अंदर, इतनी तो हमारे यहाँ पर डंगर बांध देते हैं इतने में तो गाँव के अंदर। इतनी बड़ी व्यवस्था होते हुए और इतनी समझ की कमी से हम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। तो हमने गांव को दोबारा से कॉल करना शुरू किया और मैंने बोला कि आ जाओ गांव के लोग, मुझे मूर्ख समझते हो अगर आप लोग, तो एक काम करो, कोई शाना आदमी आकर के बता दे। आप ये कह रहे हो कि आपका कॉमन सेंस आलोचना करने की बात कह रहा है, तो मैं क्या करूं, गीत गाऊं क्या सरकार के? मेरे को किराए पे थोड़ी रखा हुआ है, मैं भांड थोड़ी हूं सरकार का कि मैं उसके गीत गाऊंगा, पैसे थोड़ी ले रखे हैं। मेरा तो जो मन करेगा मैं तो वो बात बोलूंगा ना। अगर मैं कुछ गलत ऐसी बात बोल रहा हूं जो आपराधिक है तो बोलो आप मुझे कि ये आपराधिक बात है आपकी, राष्ट्रीय सुरक्षा इससे खतरे में पड़ रही है। कैसे पड़ रही है मुझे साबित करके बता दो। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति गांव का आकर के बात कर ले कि भाई वो व्यवस्था बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में से पूंजीवाद का खात्मा कर दो। सारा गांव अपनी सारी कमाई पढ़ाई के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, पुलिस वालों को देने के नाम पर, कागज के नाम पर, कॉपी पेन के नाम पर, बस्तों के नाम पर और पता नहीं पेट्रोल डीजल और पता नहीं किस चीज के नाम पर, सारा गांव कमा कमा के शहर को पूज रहा है ना। एक दिन तो खाली होगा। हम ये कह रहे हैं एक ऐसी व्यवस्था बना लो जिसमें आप अपना पैसा कंपनी को नहीं दोगे, आप अपने पास रखोगे। हम ये कह रहे हैं भाई खेती इस तरीके से कर लो। आज के टाइम पर जो हो रहा है कि 5 रुपया किलो, 3 रुपया किलो गेहूं, टमाटर, गोभी बेच के एक भाई आता है शहर में, और शाम को जो है उसी का सगा भाई लेकर के आता है 15 रुपए किलो उसी मंडी से उसी सामान को। यार ये जो 12 रुपया उसको दिया है ना शहर को, तुम अपने गांव में रख लो। मैं जो पैसा कमा रहा हूं, मैंने 10वीं क्लास तक इसी गांव में रह करके इसी गांव का खाया, और 10वीं के बाद यहाँ पर स्कूल नहीं था, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब बना है, तो उसके बाद मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ गया। मैं 30 साल से वापस गाँव ही नहीं आया, गाँव मेरा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, गाँव मेरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ऐसे खूब सारे टैलेंटेड बच्चे होंगे जो शहर को दे रहे हैं पूज करके। अभी मेरा साल का अगर खर्चा लगभग 70-80 लाख रुपए के करीब अगर है, तो मैं सारा का सारा खर्चा शहर को दे रहा हूं ना। तो मैं कह रहा हूं गांव को मेरे को यूज करो ना, और मेरे जैसे और नौजवान जो शहरों को पूज रहे हैं उनको यूज करके अपने गांव में इस्तेमाल करो ना। सारे जने अपनी कमाई को शहर को पूजने की बजाय गांव को देना स्टार्ट कर दो। अब अगर यहां सड़क बनाने का कोई कार्यक्रम चालू हुआ, कोई नई फैक्ट्री बनी, कुछ भी हुआ, उद्योगपति की खासियत क्या है? उद्योग चाहता है प्रॉफिट, उसको पैसा बचना चाहिए, पैसा बचेगा। अब यहाँ के आदमी की दिहाड़ी अगर जो स्किल्ड पर्सन है उसकी दिहाड़ी अगर 1000 रुपया दिन का है, वही आदमी आपको वैसा ही काम करने वाला आदमी अगर इंजीनियर होगा तो वो 2000 रुपया मांगेगा, ITI कर रखा होगा तो 1000 रुपये में काम चल जाएगा, और अगर किसी को वैसे काम सिखा रखा है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, तो वो 500 रुपये में भी कर देगा। और अगर किसी भूखे इलाके से चले जाओ जहां अनाज कम होता है या जहां पर कोई सुविधा नहीं है, वहां से आपको 300-200 रुपये में भी 5000 रुपये सैलरी पे भी आ जाएगा। मैंने अपने टर्म में पिछले 2-3 साल पहले ही राजस्थान से ऐसे बच्चे बुला करके हमने इलेक्शन मैनेजमेंट में काम किया था जिसको तनख्वाह मात्र 4000 रुपया देते थे। 4000 रुपये में यहाँ का आदमी तो नहीं काम करेगा महीने का। इसका मतलब क्या हो गया? एक तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको माइग्रेशन रोकना पड़ेगा। अगर सस्ता मजदूर मेरे यहाँ पड़ोस की सड़क पे काम करने के लिए अवेलेबल रहेगा तो मेरे गांव के आदमी को काम नहीं मिलेगा। अगर यहाँ शुगर मिल खुला हुआ है मेरे गांव के अंदर, शुगर मिल में मेरे गांव का 4-5 आदमी नौकरी करता है बस खाली, और वो भी क्या, क्लर्की के लेवल पर, सुपरवाइजर के नाम पर। सुपरिटेंडेंट और उससे ऊपर की नौकरी सब बाहर वालों को मिली हुई है। तो अगर यहाँ सस्ता मजदूर मिल को बाहर से आया हुआ आदमी मिल जाएगा तो वो गांव के आदमी को जॉब कहाँ से मिलेगी बताओ? उसको तो रोजगार नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यदि थोड़े प्रॉफिट में काम करने वाला आदमी बाहर से आकर के मेरे इलाके में रहने लग जाएगा तो आपके इलाके के आदमी तो बेरोजगार हो जाएंगे। फिर आपके इलाके का आदमी नौकरी करने के लिए किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां वो सस्ता मजदूर है, वहां उस शहर के आदमी का खर्चा उतने रुपए में नहीं चलता है। उस शहर के आदमी को विदेश जाना पड़ेगा, फिर आपके गांव के आदमी को भी विदेश डायरेक्ट जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग अपनी जड़ों को छोड़ छोड़ करके भागते रहेंगे, हर आदमी माइग्रेट होता रहेगा। तो मैं ये समझ रहा हूं कि समस्याओं से भागने की बजाय एक बार बैठकर कम से कम चर्चाओं का दौर तो शुरू कर लो कि भाई इसका समाधान बताओ। ठीक है, हम रो बहुत लिए, हमने सरकारों से कह लिया, देख लिया, MLA नहीं करेगा, MP नहीं करेगा, सांसद नहीं करेगा, आपका कलेक्टर को टाइम नहीं है, SDM को टाइम नहीं है, मुख्यमंत्री के पास कुछ नहीं है, या कह लो उसे क्या ज़रूरत पड़ी, उसे क्या पता इस गांव की क्या समस्या है। समस्या गांव की है तो समाधान गांव के पास है ऑलरेडी। सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है,
कोई ऐसा सूत्रधार मिल जाए जो उन लोगों को बिठा करके बात करवा दे और उनको बोल दे कि आओ मिलकर बात करते हैं, समस्या को सामने रखते हैं, जिसके पास बेस्ट सोल्यूशन हो बताओ, जिसके पास नहीं हो तब तक चर्चा जारी रखो जब तक सोल्यूशन ना मिल जाए। सोल्यूशन की एक ही रूल होगा, समिश्र का एक ही नियम होगा कि उस सोल्यूशन से गांव के किसी भी तबके, किसी भी आदमी, किसी भी परिवार का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो सबके लिए सही है वो सत्य है, जिसमें किसी एक का फायदा और एक का नुकसान है वो झूठ है। झूठ को छोड़ करके सत्य पे चलना चालू कर दो, आपको अपने गांव के लिए समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। हर गांव अपने अपने गांव की व्यवस्था को संभाल ले, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद को खत्म कर दे और जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन का फैसला गांव ले ले। भैया मेरा बच्चा पैदा हुआ, बाप का नाम क्या है? फलाना ढिमकाना। माँ का नाम क्या है? ये। बच्चे का नाम क्या है? ये। तीनों चीज मैंने बताई ना, जिसके घर में बच्चा पैदा उसने बताई। उसकी बताई हुई चीज पे सर्टिफिकेट कोई और दे रहा है, बताओ, है ना हद है? ये ठगी है आपके साथ, ये आपके कॉमन सेंस का हरण है, ये आपकी इंटेलिजेंस का, आपके दिमाग का हरण है कि आपकी बताई हुई बातों पे सर्टिफिकेट कोई तीसरा आदमी दे रहा है। आपकी जमीन का सारा कुछ ब्यौरा आप दे रहे हो और सर्टिफिकेट कोई और दे रहा है। यार ये कोई हद है? जब मेरी बात को मान करके आपने सर्टिफिकेट देना है तो मैं ही ना दे लूंगा क्या मेरा सर्टिफिकेट कि मेरा नाम क्या है और मेरे बच्चे का नाम क्या है? मैं अगर गलत चीजें देता मिलूं, एक ही आदमी के बारे में 2-3 जानकारी देता हुआ मिलूं तो मैं कसूरवार माना जाऊंगा। अदरवाइज ये क्या कंपल्शन है कि आप मानते हो कि हम गरीब हो चुके हैं, आप मानते हो कि हमको 5 किलो अनाज की जरूरत है, लेकिन वो 5 किलो अनाज लेने के लिए आपको अंगूठा भी लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड भी अपडेट करना पड़ेगा, बैंक खाते से भी जोड़ना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा। ये कंपल्शन का क्या मतलब है? क्योंकि आप बिक चुके हो उन अंतरराष्ट्रीय ताकतों के हाथों जिनका ये एंड्रॉयड है, जिनका ये सिस्टम है, जिनका ये इंटरनेट है। इसीलिए आपको देश की जनता के साथ धक्का करके उनके डॉक्यूमेंट और उनकी जानकारी लेनी है, क्योंकि जिनकी लोगों की जानकारी आपके पास है, आपके अगर आप गलत आदमी हो तो आप उनको रगड़ भी सकते हो उस जानकारी के आधार पर, और यदि आप सही आदमी हो तो उनकी तरक्की भी की जा सकती है। तरक्की करने का मूड मेरा सरकार का तो नहीं लगता, कम से कम। ऐसे ये प्लान है, इस प्लान से युद्ध रुकेगा, जो आने वाला युद्ध है या आने वाली जो चीजें हैं? देश की जनता बोलने लग जाए कि तुमको अनलिमिटेड पावर की सप्लाई नहीं देंगे हम, कैसे कर लेगा युद्ध? वो युद्ध करते किस लिए हैं? चलो आपको मैं हिस्ट्री बता देता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी एक महामारी आई थी 1918 में, ब्लैक प्लेग। नाम ढेर सारे आए, हर 50 साल में लेके आते हैं ये लोग। 1918 से लेकर 28-30 तक चला। जब उनको लगा कि देश की जनता समझ गई है कि तुम्हारे साथ ठगी हो गई है, तो ध्यान भटकाने के लिए, जैसे बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा हो, हम कहते हैं कोको आ गई, या धरती में चप्पल मार देते हैं, या धरती पड़ गई, या जो घर बालक का चोट लग गई तो आप धरती ना पीटने लग जाए, देख धरती पीट दी, देख धरती पीट दी। तो आपके साथ तो ये हो रहा है। इस देश की जनता मरने लगेगी, परिवार के परिवार खत्म होंगे। गाँव में जाते हैं ना, एक एक आदमी मान रहा है कि देश की सरकार ने धोखा किया है वैक्सीन लगा करके, सब मान रहे हैं। और ये बात सरकार में बैठे आदमी को भी पता है। सरपंच बताता है एसडीएम को, एसडीएम बताता है ऊपर, बता रहा है कि देश की जनता खिलाफ हो रही है, सारी जनता कर्जदार हो रही है, रोजगार नहीं है, तुम्हारे जूते पड़ने वाले हैं, गांव में जाओगे तो पिटोगे। तो गांव में जाने का कोई बहाना तो चाहिए, तो युद्ध ले लेते, पाकिस्तान ले लेते हैं, मुसलमान ले लेते हैं, जाट ले लेते हैं, ब्राह्मण ले लेते हैं, गुज्जर ले लेते हैं, राजपूत ले लेते हैं, किसी को ले लेते हैं, वो लेकर के चले जाएंगे। वैक्सीन को लेके आओ ना तुम। अब क्यों फोटो हटा लिया अपना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से? ये युद्ध केवल आपका ध्यान भटकाने के लिए और आपके अंदर युद्ध उन्माद लाने के लिए और आपको पिछले कर्मों को और पिछले पापों को ढकने के लिए है, बस और कुछ नहीं है। हर नए धोखे के बाद एक युद्ध होगा, एक नई व्यवस्था लाने के लिए एक युद्ध होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस बना था, उसी के अंडर डब्ल्यूएचओ बना था, उसी डब्ल्यूएचओ का खेल था ये हरामखोरों का। और अब डब्ल्यूएचओ और यूनाइटेड नेशंस टूट गया है। यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 खत्म होकर के अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा 2030 हो चुका है। अब वो 2030 इनको लगाना है, इसीलिए युद्ध होगा। ये हर बार होता आया है। प्रथम विश्व युद्ध भी इसी बेस पर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी बेस पर हुआ था और तृतीय विश्व युद्ध भी इसी बेस पर होगा, कंट्रोल करने के लिए, अगली जनरेशंस पे कंट्रोल करने के लिए। इतिहास जाकर के देखो आप, ये प्रेडिक्शंस नहीं है, ये अंदाजे नहीं है, ये मेरे कॉमन सेंस नहीं है, ये इतिहास है मेरे दोस्त। जो रिसर्च है जो बता रही है कि ये टोटलिटेरियन गवर्नमेंट बनाने के लिए एजेंडा 2030 के अंडर आने वाली स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है।
डॉक्टर साहब, जो आदमी गांव में रहता है, एक एक आदमी, एक एक परिवार, या जो आदमी शहर में रहता है, एक एक आदमी, एक एक परिवार, उसकी क्या एक एक जिम्मेवारियां हों, इस चीज को रोकने के लिए क्या कर सकता है? वो सिर्फ टीवी बंद कर दो और मोबाइल का इस्तेमाल होना बंद कर दो, मोबाइल का इस्तेमाल करना चालू कर दो, बोलना चालू कर दो, लिखना चालू कर दो, सवाल पूछना चालू कर दो, कल ही युद्ध बंद हो जाएगा। आपको जो जेब में रुपया दे रखा है ये फर्जी है, ये फ्रॉड है टोटल। और मेरे पास सबूत है, मेरे पास किताब है, इसकी किताब अगर मैं आपको दूं, वो नीचे रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, मैं इसका सहलेखक हूं इस किताब का। इसमें वो सबूत है जिसमें आरबीआई ने खुद लिख के बोला है कि तुमको जो कर्जा दिया है वो फ्रॉड है। इस पे सवाल पूछ लो, एक छोटा सा सवाल है बस, खाली एक काम कर दो, 10 रुपए का नोट, और बैंक मैनेजर को जाके बोल दो कि मुझे ये 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए का नोट ले जाकर के एक एप्लीकेशन दे दो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तुम्हारे पास है तो तुम दे दो, आरबीआई के गवर्नर के साइन है तो आरबीआई के गवर्नर को भेज दो, मुझे नहीं पता, जिसको देना है दे दो, लेकिन मुझको मेरा 10 रुपया चाहिए। पता लग जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो ये 10 रुपए नहीं है, ये एक पेपर है बस? प्रॉमिस है, ये है नहीं, Promise है। प्रॉमिसरी नोट है, नॉमी बोलते हैं, लीगल टेंडर है ये उसका, 10 रुपए का। 10 रुपया भी नहीं पता आपको तो क्या, आपको तो पता ही नहीं कुछ भी। आपके तो बच्चे मोबाइल में डिजिट ट्रांसफर करते हैं, उसको 10 रुपया बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड करेंसी है वो तो गोल्ड को माना जाता है, खाने को माना हाँ जाता तो है कहाँ वो, होगी तो देगी ना सरकार, मांग के तो देखो ना, एक बार मांग के देख लो बस खाली। इन आधारों पर जब हम बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम आगे की बजाय पीछे जा रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं आपको पीछे कहां जा रहे हैं, आपके 10 रुपए मांगने में भी आपको यार जानकारी होना भी कोई पाप है, पीछे जाना होता है क्या जानकारी लेना? आप कह रहे हो फोन बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। मैं कब कह रहा हूं टीवी बंद कर दो और फोन बंद कर दो? मैंने फोन बंद करने को बोला है क्या? मैंने बोला फोन का इस्तेमाल होना बंद कर दो, फोन को इस्तेमाल करना चालू करो। इस लाइन में बड़ा फर्क है, बंद करने में और इस्तेमाल करने में। खबरों का एनालिसिस करना सीखो, अखबार के अंदर जो लिखा होता है वो कितना बड़ा प्रोपेगेंडा होता है। मेरा नीडर इंडिया चैनल है, उसके ऊपर जाकर के अखबारों का पोस्टमार्टम करना सिखाया जाता है हमारी ट्रेनिंग में, जनता सरकार मोर्चा की, कि अखबार की हेडलाइन में जो लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर इतने आदमी मरने वाले हैं। पहले से प्लानिंग होती है, ये गेम प्लान होता है कि ये लोग, ये खबर आई है तो इसका मतलब क्या है। मास्टरमाइंड कौन है डॉक्टर साहब इसका, ये जो सब कुछ प्लान करता है? इजराइल। अगर आपने एक लाइन में पूछा तो बताया है, इजराइल चलता है, शेयर मार्केट के थ्रू चलता है। शेयर मार्केट लंदन, अमेरिका के थ्रू, न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट से चलती है, उसका कंट्रोल लंदन के हाथ में है और लंदन का कंट्रोल इजराइल के हाथ में है। जो अंग्रेज़ भारत में आए थे इजराइल के इशारे पर ही आए थे। आज भी आपके इंडो इजराइल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये जो जोहड़ बन रहा है, अगर इसकी ग्रांट सरकार देगी तो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत देगी। इजराइल की टेक्नोलॉजी लगेगी, इजराइल के पास गिरवी रखा जाएगा। जितने जोहड़ आपके गांव में निर्मल सरोवर योजना के नाम पर लागू किए गए हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट इजराइल की टेक्नोलॉजी से हैं, तो इजराइल की ज़मीन पर हो, क्योंकि उसका कर्जा, उसका जो लोन है वो इजराइल देता है। आपकी खानदानी ज़मीन पर भी मकान बनाने के लिए लोन लोगे तो खानदानी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी बैंक के पास। नहीं रखनी पड़ेगी तो बताओ, रखनी पड़ेगी ना जी। अगर आपकी गिरवी रखनी पे, वो तो आपको तो बैंक की नहीं है, बैंक कैसे गिरवी रख सकता है? यानी अगर गांव की जमीन पर स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, मंडी खोलने के लिए, या आपकी वेजिटेबल का रिसर्च करने के लिए, या डंगरों का रिसर्च करने के लिए, या डेयरी रिसर्च खोलने के लिए, या पशुपालन के लिए, किसी भी रिसर्च के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट लगेगा और उसका लोन अगर वर्ल्ड बैंक से आएगा तो वो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत होगा, तो इजराइल के पास गिरवी रखा जाएगा ना। जो लोन देगा उसी के पास तो गिरवी रखोगे। तो आपकी यहां पर ये सब्जियों के ऊपर रिसर्च चल रही है, हाइब्रिड बीज बनाने के ऊपर रिसर्च चल रही है, आपकी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रही है, आपकी एनडीआरआई में रिसर्च चल रही है, सारी इजराइल के प्रोजेक्ट के तहत चल रही है। टोटल देश को इजराइल के ऊपर गिरवी रखा हुआ है इन लोगों ने। और फिर नरेंद्र मोदी तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं इजराइल हमारा दोस्त, इजराइल, हम इजराइल, ये इजराइल, वो इजराइल की गीत गाता गाता थकता नहीं है नरेंद्र मोदी। तो जब देश का विदेश मंत्री फिलिस्तीन के साथ था उस टाइम पर नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ था, बीजेपी का सारा तंत्र, सारा आईटी सेल इजराइल के साथ था। आप युद्ध रोकने के लिए आपने सोल्यूशन बताया कि खबरों का पोस्टमार्टम करना सीखो, और एक दो चीज़ें और आपने और बताई। जब इंसान ये सब करने लग जाएगा तो रोज़मर्रा की जो उसकी भागदौड़ की ज़िंदगी है, कि खाना है, कमाना है, घर चलाना है, वो कब करेगा डॉक्टर साहब? कब करेगा? करने के लिए कितने पैसे, मैं भी तो, मेरा भी तो घर चलता होगा। आपकी परिस्थितियां अलग होंगी, हर एक इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो बैठ करके रिसर्च कर लेते हैं मिल करके, आओ बैठ के करते हैं गांव के अंदर।
कि रिसर्च करने के लिए हम 5 बच्चों को ट्रेंड कर देंगे, वो गाँव को रिसर्च करके देंगे, उसके बदले में गाँव उनकी रोटी का इंतजाम कर दे, हो जाएगा ना। गांव के ही बच्चों को ट्रेंड कर देंगे कि गांव के ही स्कूल के अंदर गांव के ही बच्चों को पढ़ा देंगे। मैंने रिसर्च की थी, यहाँ मेरे पास में गांव है, उसमें 4500 की जनसंख्या का गांव है, 4500 वोट का गांव है। मेरा गांव 4200 की वोट का गांव है, तो मेरे गांव का रिसर्च लगभग वही है। और आज के टाइम पर ये जो साथी आप देख रहे हो, जो दूसरे साथी आने वाले हैं, वो पूरे गाँव में गए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ हमारी मीटिंग है, यहाँ पर वो पूरे गाँव में गए हैं, एक एक घर में जाकर बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम्हारा कितना खर्चा होता है। एवरेज खर्चा बता रहा हूं मैं आपको, महीने का लगभग 50 लाख रुपया 5 या 6 प्राइवेट स्कूलों के मालिकों के पास जा रहा है गांव का। और ये हर गांव की बात हो रही है, कैलकुलेट करके देखो, साल का 6 करोड़ मेरे एक गांव का बनता है। और हरियाणा में 7000 गांव है, 6913 गांव है, ठीक है। मैं 7000 इसलिए बोल रहा कि शहर के आसपास के जो गांव म्यूनसिपल कमेटी के अंदर ले लिए, वो भी मैं उनको भी, वो शहर में हो गए हैं, अब वो गांव नहीं रहे, असल में वो गांव ही है, आज भी व्यवस्था गांव की चल रही है। तो 7000 गांव मल्टीप्लाई बाय 6 करोड़, मल्टीप्लाई करो, कितने हजार करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के नाम पर प्राइवेट स्कूल के मालिकों को दे रहे हैं। और उसके बदले में आपको कैसा बच्चा मिल रहा है, जो सुबह स्कूल में जाने से मात्र आधा घंटा पहले उठता है, उसकी बस आती है, वो बस उसको 5-6 गांव में चक्कर काट के 1.5 घंटे बाद स्कूल पहुंचाती है, और शाम को भी 1-1.5 घंटे चक्कर कटवा के गांव में छोड़ती है। दिन का 3 घंटा वो ट्रैवल करने में व्यतीत करता है। ना उसका पेट ठीक है, क्योंकि उठते ही जो है कोई क्या कि कुछ है नहीं, उठते ही नहा के चल पड़ा, तो कब्ज रहती है 24 घंटे। वहाँ जाकर कैंटीन का खाना खाता है, उस कैंटीन में ऑयल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, या कॉटन सीड ऑयल हो रहा है जो नपुंसक बनाता है, या ब्रांड राइस ब्रांड यूज़ हो रहा है, या फिर पाम ऑयल यूज़ हो रहा है जो कि कैंसर करता है या फिर हाजमा नहीं करता, या सारा का सारा तेल खराब हो रहा है, या पैकेट वाला खाना खा रहा है जो प्योर कैंसरस है। पढ़ाई कौन सी पढ़ रहा है, सुबह से लेके एक जगह बैठा हुआ है, स्कूल के पास खेलने की जगह नहीं है, एसी रूम है, एसी में जो बच्चा रहेगा जिसको पसीना नहीं लेगा उसके तो पोर्स बंद हो जाएंगे, पोर्स बंद हो जाएंगे तो हार्मोन्स सारा गड़बड़ाएगा। और बड़ा होने के बाद लड़कियों के हार्मोन्स गड़बड़ाने का हालत ये है कि 11-11 साल में पीरियड्स आने शुरू हो चुके हैं। लड़कों का ये हाल है कि 10-10 साल के बच्चे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। ये उसकी वजह से है, ये उन स्कूलों में भेजने की वजह से। उसके बाद आपका बच्चा घर आएगा, घर आने के बाद या तो ट्यूशन, वो 2-3 घंटे का सफ़र पूरा करके 2 बजे छुट्टी होगी, 5 बजे घर आएगा, 5 बजे आने के बाद या तो वो ट्यूशन जाएगा, या मोबाइल पे लगेगा, या टीवी पे लगेगा। खेलने के लिए कोई जगह नहीं, सोशलाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं, गाँव से बात करने के लिए कोई जगह नहीं, समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कोई जगह नहीं, फैमिली से बात करने की कोई अकल नहीं, उसको कुछ नहीं पता। यानी कि एक पूरा एजुकेशन सिस्टम हजारों लाखों करोड़ रुपया वेस्ट करने के बाद कबाड़ पैदा कर रहा है, नागरिक पैदा ही नहीं कर रहा। तो इसका सोल्यूशन बताने के लिए मुझे क्या बताना, इतनी सारी बात बता दी, अब आपको सोल्यूशन नहीं पता। गांव के अंदर बेरोजगारों की फौज है, ट्रेनिंग हम दे देंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। 3 साल की उम्र से लेकर मैं किसी भी बच्चे को यह बता सकता हूँ, इस बच्चे के पास परमात्मा ने ये दिमाग दिया है, परमात्मा ने ये हुनर दिया है, इसको उस हुनर के लिए तैयार कर लो। तो क्या हम गांव के 20-50 बच्चों को तैयार करके गांव के अंदर उनकी पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर सकते? बहुत आसानी से हो सकता है। गांव का पैसा गांव में रहेगा, गांव के बच्चों के पास रहेगा, और बच्चे के पास कम से कम 3 घंटे ट्रैवल वाले तो बचेंगे फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। 3 घंटे कूदने का समय मिल गया, सोशलाइजेशन भी हो जाएगी, यारी दोस्ती बनाना भी सीखेगा, यारी दोस्ती हो गई तो एक दूसरे के लिए लड़ना भी सीख जाएंगे, कॉमन सेंस आना अपने आप चालू हो जाएगा, बच्चा दौड़ना चालू करेगा, पसीना आएगा, खेलेगा, डिसीजन मेकिंग सब आ जाएगी। अदरवाइज डरे हुए नागरिक पैदा होंगे। आपका बच्चा क्या, देखो ना आप, जिन बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करी है, आज के टाइम पर वो कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग करने के नाम पर अपने बाप की गाड़ी कमाई को शहरों में जाके लूट रहे हैं। अगर लड़कियां हैं तो गुड़गांव में जा करके देख लो लड़कियां क्या कर रही हैं। कनाडा में जो लड़कियां गई हैं, कहने को तो वो हमारी लड़की कनाडा में रहती है, वहाँ से तो खबर आई थी ना कि यहाँ लड़कियाँ देह व्यापार में शामिल हो रखी हैं, वो अपना खर्चा चलाने के लिए करती हैं। गुड़गांव में भी यही कर रही हैं वो लड़कियाँ, जा करके देखो। यूनिवर्सिटीज़ में जो अकेली रहती हैं, जो पीजी में रहती है, जिनके आईफोन के खर्चे कहाँ से निकल रहे हैं उनके, सब देह व्यापार में शामिल हो गए हैं। वो बच्चियों को बर्बाद करने के लिए कानून बन रहे हैं। तो आप अपने गांव की व्यवस्था खुद नहीं समझ, क्या करोगे उस रोजमर्रा की जिंदगी है जिसमें आपके बच्चों के लिए कुछ भविष्य ही नहीं है भाई। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, रोजमर्रा की जिंदगी किसके लिए कर जी रहे हो, वो रुपया किसके लिए कमा रहे हो, कंपनियों का लोन उतारने के लिए? बच्चे तो आपके कुछ कुदर और ही जा रहे हैं, उस पर तो आप बात ही नहीं करते हो, उस पर तो चर्चा ही नहीं करते हो, चर्चा गायब कर दी। बताओ, सारे टीवी ने, सारे चैनलों ने, सारे इंटरनेट ने आपके बच्चों को परोस रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर क्या क्या कबाड़ परोस रहे हैं, पॉर्न साइट्स चल रही हैं, आपके बच्चों के मोबाइल में चल रही हैं,
8वीं क्लास के बच्चे को एक्सेस है उन पोर्न साइट्स का, क्योंकि पूरे एंड्रॉयड सिस्टम को पता है कि 8 साल का बच्चा वहाँ, आपका फ्रंट कैमरा 24 घंटे काम करता रहता है, देखता रहता है कौन सा बच्चा इस पे काम कर रहा है, उसी टाइम पॉपअप हो जाती है उसके पास, सब देख रहा है वो। आपने तो डॉक्टर साहब एक पूरी चेकलिस्ट दे दी कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। लोगों को बड़ी सॉफ्ट चीज़ चाहिए कि एक चीज़ बता दो, ये कर लेंगे और इससे युद्ध रुक जाएगा, हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मतलब कोई और कर दे, एक सॉफ्ट, हमें ना कुछ भी बता करना डॉक्टर पड़े, साहब ही लड़ाई लड़ लें हाँ, हमारी वो तो। कोई और ही लड़ ले। हाँ जी, तभी तो नाश हो रखा है, बच्चे आपके हैं, बर्बादी आपकी है, मैं क्यों लड़ूं भाई? मेरे बच्चे की बर्बादी मुझे दिखाई दे रही है, मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं शामिल करने के लिए गांव में आया हूँ कि गांव के लोग शामिल हो जाओ। मैं आपको भी कह रहा हूँ, मैं तो सबको कह रहा हूँ। मैं तो घर नहीं गया, गिरफ्तारी के बाद भी नहीं गया, उससे पहले भी नहीं। 2016 में अपना इंस्टीट्यूट बंद किया था। मैं किस टाइप का टीचर हूँ किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे जब मीडिया में आई थी, जब उस टाइम पे खबरें, मुझे 100 बच्चे लेने थे, मेरे पास 500 एप्लीकेशन थी, 100 मुझे निकम्मे बच्चे छांटने थे। मैं आपको बताता हूँ, माँ बाप से मैं लिखवा कर लेता था, आपके बच्चे के दिमाग में से क्या निकालना और क्या डालना है, लिख कर दे दो, तुमको 2 महीने में वैसा बच्चा मिल जाएगा। मेरी 5 लाख रुपए फीस 2 महीने पढ़ाने की थी। काउंसलिंग जो मैं बच्चे की करता हूँ, ये दिमाग पता लगाने की, इसकी फ़ीस 1.5 लाख रुपया है। मेरी वेटिंग 2-2 साल की वेटिंग चलती थी। मैंने देखा कि ये कोचिंग सेंटर कोड हो गए हैं समाज के ऊपर, लेकिन गांव के आदमी को तो इसकी ज़रूरत है ना। तो मैं गांव में निकला, 2016 में निकला मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करके। मैंने पत्नी को बोला कि 2 रास्ते हैं, एक पैसे के ढेर पर बच्चे को बिठा दो, बच्चा बड़ा होकर पक्का नशेड़ी बनेगा या गुंडागर्दी करेगा। दूसरा रास्ता है, इस बच्चे को भी शामिल करके समाज के लिए, अपने बच्चे के लिए कम से कम वैसा समाज तो बना लें जैसा हमको मिला, उससे तो बेहतर बना दे कम से कम, जैसा मेरे को बचपन मिल गया, और नहीं तो इसके आगे बच्चों को मिल जाए। चलो ठीक है, घर वाले मान भी गए, कहा भी ठीक है, चलो जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन अल्टीमेटली मैं जब गांव में आया तो मैंने देखा कि गांव का आदमी किसी और ही उलझन में लगा हुआ है, और उस वक्त मैंने सोचा कि शायद तैयार नहीं होंगे। फिर दूसरे गांव में गया, फिर तीसरे गांव में गया, फिर चौथे में गया, जहां जिसने जैसा सुना वैसा सुनाया और वैसा समझा। बैठे, बात की, देखा यार जिनसे बात की वो तो समझ रहे हैं। फिर हौसला बढ़ा, फिर चिल्लाए, फिर बोले, फिर किसान आंदोलन, फिर 2019 में ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये युद्ध होगा, ये सब 2019 में बोलना चालू किया। 2019 में लॉकडाउन आएगा, वैक्सीन आएगी, ये सब 2019 में बोलना चालू किया। लॉकडाउन का विरोध करना है। लोग पागल बोलते थे उस दिन तो, जैसे अभी आप बोल रहे हो ना, आपने तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हो, ऐसे ही करके वो कुछ भी बोल देता है देवेंद्र। मैंने कहा क्या करूं बताओ, क्या करूं? मतलब लंबी डिटेल में समझाने के लिए, रिसर्च बताने के लिए आपके पास है क्या? मेरे पास जो ये एजुकेशन वाली रिसर्च है, इस पर 35 घंटे बोलने का मटेरियल है। जो इस युद्ध के नाम पर जो पूरा गेम प्लान है, इसको समझाने के लिए मेरे पास 25 से 30 घंटे का मटेरियल है आपके पास 25 से 30 घंटे मेरी बात सुनने के? किसी के पास वीडियो तो 30 सेकंड की तो रील देखते हैं यार, वो कहाँ से समझा देंगे उतना जल्दी? इसीलिए एक लाइन में बोलना चालू किया, लॉकडाउन आएगा, वैक्सीन आएगी, ऐसा कर लेना, वो कर लेना, जैसा कर लेना, जो समझ में आएगा वैसा बोलना पड़ रहा है ना भाई, क्या करें? जिसको जैसे इसको भी एक लाइन में समझा दो, क्यों हो रहा है युद्ध और कैसे बचाव करें? कंट्रोल करना है। और एक बचाव करने का तरीका अपना सिस्टम बना लो, अपना बीज, अपना पानी, अपनी रोटी, अपना जंगल, अपना डंगर, जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला खुद करना शुरू कर दो। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म में से पूंजीवाद को खत्म कर दो। ये 2 लाइन में सोल्यूशन है। कैसे होगा उसके लिए चर्चा कर लो, उसके लिए जितना मर्जी लंबा चलो। शिक्षा से पैसा खत्म करना है, क्योंकि फिर मजबूरी में आपको अपना बच्चा कहीं कहीं पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा पैसे पर आधारित नहीं होगी। मेरे गांव के सरकारी स्कूल में, आपके गांव के प्राइवेट स्कूल में और दिल्ली के टॉप क्लास स्कूल में बराबर पढ़ाई होगी। अब आपको शौक में दिल्ली पढ़ाना है तो 100 बार पढ़ाओ, मजबूरी में ना जाना पड़े गांव छोड़कर। मैं ये कह रहा हूं। आपसे कैसे जुड़े, आप कैसे सिखा सकते हो? मैं तो ट्रेनिंग करता हूं। अभी 20, 21, 22 को ट्रेनिंग मेरे गांव में होनी है। जिसको लेवल 1 की ट्रेनिंग लेनी है, लेवल 1 की ट्रेनिंग में 3 दिन लगते हैं पूरे षड्यंत्र की भूमिका बनाने में। आप सोचो, जो ये आपके साथ षड्यंत्र किया गया है, जो गेम प्लान आपके साथ खेला गया है, इस पूरे षड्यंत्र को समझाने में और उसकी भूमिका बनाने में 3 दिन लगते हैं। फिर जब 3 दिन में, जिनके पास 3 दिन का समय नहीं है, वो हमसे जुड़ ही नहीं सकते। मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि जिसको समस्या ही नहीं पता यार, वो समाधान कैसे करेगा बताओ आप?
अभी ये लोग जो बैठे हुए हैं ये इतने सब्र के साथ दूसरे गांव में आकर के बात कर रहे हैं। ये राजस्थान से हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, कोई गुजरात से आया है, कोई पंजाब से आया है। वो आकर के अपने गांव ये सीख रहे हैं कि गांव में जाकर लोगों से बात करें तो क्या करना है, कैसे कैसे बात करनी है और किस तरह के लोग मिलेंगे। सीख लिया 3 दिन बेसिक है वो समझना कि भाई बोलो अब इससे आगे चलना है कि नहीं चलना है। जिसके पास समय नहीं है वो हमसे नहीं जुड़ सकता। 3 दिन लगाओ, 3 दिन के बाद देखो हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। एनालाइज करो, तुमको लगे सही बोल रहे हैं और तुमको लगे कि इसको बचाने के लिए तुमको खुद आना पड़ेगा तो फिर 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। ये लड़ना कैसे है। डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी सारी? ऑनलाइन जीएसएम सर्च करके? डिटेल मेरा नीडर इंडिया चैनल है, उस पर वीडियो डालता हूँ मैं खाली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास वॉलंटियर नहीं है कि हम आप फ़ोन करें तो कॉल सेंटर खोल के बैठ जाएं। लोग रोज़ शाम को 8 बजे दारू पीने के बाद भाई साहब घोड़ा बांध गना उड़ा देंगे, नाश कर देंगे, वो पंडा छोटो भाई बचाओ हमने। तो इसलिए क्या है कि कॉल सेंटर बना लेते हैं लोग, सबको सोल्यूशन फ़ोन पे चाहिए। इसलिए हमने इस चक्कर से पेंडा छुटा लिया भाई। जब वीडियो आए नीडर इंडिया चैनल के ऊपर तो उस ट्रेनिंग के लिए नंबर देंगे, उस नंबर पर मैसेज करके अपना जगह फिट कर लो कि हमारे इतने लोग हो गए, ट्रेनिंग में आ जाओ, समझ लो, समझ के साथ काम करने लगोगे, अपने आप जुड़ जाओगे। जो साथ काम नहीं करता हम तो उसका फ़ोन भी नहीं उठा पाते, मजबूरी है, क्योंकि साथ काम करने वालों का ही नहीं उठा पाते। अब मान लो आपसे बात कर रहे हैं, अब कोई फ़ोन कर रहा होगा, अपन तो नहीं उठा पाएंगे ना, लगा रहेगा फ़ोन। तो ऐसा ही करके मतलब ये बेसिक फंडा है। यदि आपको ये लगे कि यार हमको समस्या समझ आ गई है, समस्या ही समझ में आ गया, अब मुझे ये पता चल गया कि इस जोहड़ का अगर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट से हमने 1 करोड़ रुपया ले लिया तो इस जोहड़ की रजिस्ट्री हमारी गिरवी रखी जाएगी इजराइल के पास और वो कंट्रोल करेगा इस जोहड़ को, उनकी व्यवस्था, उनका आदमी आ जाएगा। अगर आपको ये पता लग गया कि आपके गांव में सरपंच को कंट्रोल करने के लिए जो पंचायत सेक्रेटरी है वो असल में इजराइल की तरफ से भेजा गया है, अगर आपको ये बता दे कि आपकी आंगनबाड़ी वर्कर है वो इजराइल के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, पता आपको? नहीं पता ना। आंगनबाड़ी वर्कर के पास 18 रजिस्टर हैं टोटल, जिसमें आपके बच्चे की सारे गांव के बच्चों की सारी जानकारियां हैं उसके अंदर। और उस प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS। और वो ICDS WHO से चली हुई है और WHO यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग रॉकफेलर देता है और रॉथस्चाइल्ड देता है। रॉथस्चाइल्ड की सारी बैंकिंग सिस्टम है और रॉकफेलर की सारी फार्मा, पेट्रोल, डीजल और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज है। अब गेम को समझ के जाओ तो आपको पता लगेगा आंगनबाड़ी वर्कर का ये खेल है। उस तरह की जितना फार्मा कंपनियों का जाल है सारा रॉकफेलर फैमिली का है, क्योंकि फार्मा कंपनियों में जितनी भी एलोपैथी की दवाइयां हैं, जितने टेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो सारी इजराइल की है। और जो फार्मा कंपनियों की जो दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला जो कबाड़ है उसको API बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो होता है जो पेट्रोल और डीजल के शोधन के बाद, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कैरोसिन, कोल तार, ये सब बरोजा, ये सब निकलने के बाद जो लास्ट में कबाड़ बचता है उससे फर्टिलाइजर और ये दवाइयां बनती हैं। ये फर्टिलाइजर अगर खेत में पड़ जाए तो आपकी जमीन को हार्ड करके जमीन को नपुंसक बनाता है, और अगर आप खा लोगे तो औलाद को नपुंसक बनाता है, और डंगरों को खिला दोगे तो वो नपुंसक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये आपका जो पूरा ये एजेंडा है जनता सरकार मोर्चा, इस एक वो होता है ना कि हम सुबह उठते हैं तो हमें एक एनर्जी, पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने के लिए एक प्रेरणा चाहिए होती है। तो आपकी वो प्रेरणा क्या है कि क्या, किस चीज़ को लेकर आप लगातार चलते हो? तो दिल दिमाग में रहती है कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। कंट्रोल से बाहर निकालना लोगों को, या फिर और कुछ नहीं, पर्सनल मोटिव? देखो, कोई बच्चा केमिकल खा रहा है और वो आने वाले वक्त में कॉटन सीड ऑयल से बना सामान खा रहा है और वो नपुंसक हो रहा है, तो मैं उसमें अपना बच्चा देखता हूँ। सड़क पे एक्सीडेंट में कोई बच्चा मर रहा है, गलत इलाज से बच्चा मर रहा है। 10 लाख बच्चे पिछले साल गलत इलाज से मरे हैं, पता है आपको? भारत में 10 लाख बच्चा गलत इलाज से मरा है क्योंकि दवाइयाँ गलत दे दी उनको। सोच सकते हो आप? मैं उसमें अपना बच्चा देखता हूँ तो मुझे हर बच्चे की आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा बच्चा अभी सुरक्षित है। 19 साल का मेरा बेटा, उसके पास टच वाला फ़ोन भी नहीं है। वो कहता पापा ज़रूरत नहीं है। 2,500-3 हज़ार किताबें पढ़ चुका है, सारे षड्यंत्र को समझता है। कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, कभी पैकेट वाला खाना नहीं खाया, कभी बाहर से कुछ नहीं खाता। 4 बजे उठता है, 4 घंटे सुबह खेलता है, 4 घंटे शाम को। लॉन टेनिस का नेशनल चैंपियन है। मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मुझे ये दिक्कत है कि कल को वो कुछ काम करेगा, अगर समाज में जाएगा और उसके साथ बस में बैठा हुआ, ट्रेन में बैठा हुआ या उसके इंस्टीट्यूशन में काम करने वाला कोई दूसरा बच्चा नशा करता हो और बाय चांस किसी दिन मेरे बच्चे का ऐसा मन कर जाए कि मैं भी ट्राई करके देखता हूँ और उस दिन वो भी नशेड़ी हो जाए। कुछ नशे ऐसे होते हैं, एक बार ले लिए तो लेते रहना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा बताओ? क्या करूँगा इस पैसे का, क्या करूँगा इस धन दौलत का, क्या करूँगा? तो मैं तो उसको बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ। मैं ये आपको आपका बचाने पर्सन के लिए नहीं दौड़ रहा। जी मैं तो अपने बच्चे को, कि मुझे थोड़ी पता है आपका बच्चा उसके साथ काम करने लग जाए, आपका बच्चा सफर कर रहा है उसके साथ बस में, उसका बच्चा कर रहा है, उसका किसका कर रहा हूं, मुझे थोड़ी पता है। तो मुझे इसलिए सबके बच्चों को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं अपने बच्चे की लड़ाई लड़ने के लिए ये सब कर रहा हूं। इट्स नॉट कि मैं समाज बचाने के लिए कर रहा हूं। तो आपको भी अगर ये करना है तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करना पड़ेगा, मेरे लिए या उत्साहित होकर के। क्योंकि उत्साह में तो आप थक जाओगे ना, एक दिन तो थक जाओगे यार। 2016 से सुबह से लेकर रात तक आप लोगों को समझाते समझाते एक दिन तो थक ही जाओगे। कभी तो मन में आएगा ना कि बहुत हो गया, है ना? कभी तो लगेगा कि यार कुछ समझ नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा, तो कहां जाएं? लेकिन अगर आपका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें शामिल है तो फिर आप थकोगे नहीं, फिर आपको लगेगा कि यार करना चाहिए। क्या करें, ऑप्शन नहीं है ना, जी कोई और नहीं आएगा। मुझे इतना पता, कोई और नहीं आएगा मेरे गांव को बचाने। मेरे गांव का आदमी आएगा। मैं भी इसलिए लगाऊं, मेरा गांव है। ये लोग इसलिए लगे क्योंकि इनको अपने गांव में करना है जाके काम, इसलिए ये मेरे गांव के बहाने सीख रहे हैं कि मुझे अपने गांव पे इतना ही पागल होकर के लगना पड़ेगा। 50 साल की व्यवस्था बिगड़ी है, अगर मैं व्यवस्था को लगाऊं 50 साल लगे अगर बिगड़ने में, तो अगर 10 साल की मेहनत के बाद भी अगर संवर जाए तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर मेरे बच्चे को 10 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद कुछ बच जाए, आई डोंट नो। हमें रास्ता बताना है अगली पीढ़ी को कि बच्चे ये जीवन होता है। तुम गुलाम बनने के लिए नहीं आए हो, तुम नौकर बनने के लिए नहीं आए हो, तुम कागज के टुकड़ों को लेने नहीं आए हो, तुम रोटी के लिए अपने शरीर को आगे कर दो। क्या बोले थे? वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, दुकान नहीं खोल सकते, मंडी में नहीं जा सकते, बस में नहीं जा सकते, जहाज में नहीं जा सकते, धंधा नहीं। यही कहा था ना? जी मतलब पैसे लेने हैं अगर, तो आपको अपना शरीर सौंपना पड़ेगा। यही है ना? वैक्सीन लगवाने का मतलब शरीर सौंपना। जी रेप में और वैक्सीन में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? मुझे नजर नहीं आ रहा। रेप में भी पेनिट्रेशन होता है जबरदस्ती, और वैक्सीन में भी पेनिट्रेशन हुआ जबरदस्ती। वैश्या बनाया सबको, सबको वैश्या बना दिया। दुख का विषय नहीं है क्या? जबरदस्ती कैसे कर सकते हो यार तुम? हमको खुद कोड़ा होना है तुम्हारे आगे, हम हो जाएंगे यार, लेकिन तुम पैसे के लिए हमको कैसे गुलाम बना सकते हो? मैं ये कह रहा हूं। बड़ी स्ट्रॉन्ग और आई ओपनिंग चीज़ है डॉक्टर साहब। तो इसीलिए लगे। इफ यू नो, आप नहीं चुप बैठ सकते भाई। आप चुप बैठ सकते हो, गांव रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा इसलिए रह सकता है क्योंकि उनको पता नहीं है। जिसको पता लग जाएगा नींद नहीं आएगी भाई। क्यों भौंकते हैं हम सुबह से लेकर रात तक, ये तब समझ में आएगा जब बात समझ में आ जाएगी। तब लगेगा भाई कम भौंक रहे हैं और बोलना चाहिए। क्या जिस तक बात पहुंच जाए। लोग बाग ये सोच करके काम करते हैं कि इससे हमको ये प्राप्त करना है। हम लोग ये सोचकर करते हैं ये नहीं किया तो सब गया, सब जा रहा है। बचा क्या आपके पास? गांव के पास अपनी जमीन नहीं है यार, खेत में बोने के लिए किसान के पास अपना बीज नहीं है, बिजली ना आए तो 1 हफ्ते में डीड आ जाएगी साबते काम का है। बिजली ना आओ और प्राइवेट कंपनियों को बिजली दे रहे हैं, बीज प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं। आपके गांव की कोई व्यवस्था गांव के हाथ में नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरीके से जगड़ लिया है, गांव के भाईचारे को ऐसे खत्म करने के लिए पूरा गेम चल रहा है कि कैसे गांव गांव से लड़े, गोत्र गोत्र से लड़े, जात जात से लड़े, धर्म धर्म से लड़े। पूरा प्लान करके योजना के तहत स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। इट्स नॉट कि ये कोई अनायास हो गया हो। वो कहते हैं कोई किसी की सुनता नहीं है, अनायास नहीं है। उनको पता है कि इसके अंदर 56 मिलियन कलर्स इस्तेमाल होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट देखा हो अगर आपने, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट अगर आप देखते हो अस्पताल में जाकर के, वहां देखना कलर के अंदर कलर छुपा हुआ होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस शेप को देख रहे हो।
इसके अंदर जो मैसेज छुपे हैं आपको पता भी नहीं है कि आप उनको देख रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड सब पढ़ के सब ग्रहण कर रहा होता है और आप वैसे बनते जा रहे हो जैसा ये बनाना चाहता है आपको। इसलिए कह रहा हूं इसका इस्तेमाल होना नहीं है, इसका करना है। आपने कभी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए कभी आप अपने यार दोस्तों को देखना, वो ये भी भूल जाते हैं कि ब्राइटनेस कम करनी है, तुम्हारी आंखें खराब हो रही हैं। वो ये पलक झपकना भूल जाते हैं, बच्चे गेम खेलते खेलते खाना भूल जाते हैं। इट्स ऑल माइंड प्रोग्रामिंग। हम उससे बाहर निकालने की, स्पेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम यही कर सकते हैं। बहुत सराहनीय चीज़ है डॉक्टर साहब, और एक अलग नज़रिया, जाहिर सी बात है कि एक अलग नज़रिया मिलता है लोगों को इस चीज़ का, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम आपसे बात कर पाए, चर्चा कर पाए इस Thank you. टॉपिक के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आपका बात करने के धन्यवाद। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ना एक्चुअली हमने स्टार्ट थोड़ा सा ये किया था, इसमें मिक्स सारी चीज़ हो गई है। नहीं, मैं ये चाह रहा था डॉक्टर साहब से ना एजुकेशन पे अलग बात करें, हेल्थ पे अलग बात करें,